हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडिया की एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी को देखा था, जिसमें हमने साउथ ईस्ट के कंट्रीज और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज और वेस्ट के कंट्रीज से भारत के संबंधों पर चर्चा की थी। सऊदी अरबिया का जो भारत के साथ संबंध है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब आज हम इंडिया और वर्ल्ड की क्लासेस को शुरू कर रहे हैं, जिसमें इंडिया और अफ्रीका के रिलेशनशिप पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अफ्रीका जो है काफ़ी एक पोटेंशियल जो कह सकते हो आप महाद्वीप है। उसको पहले अंध महाद्वीप भी कहा जाता था, जैसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्यों कहा जाता था ऐसा? क्योंकि अफ्रीका में जो सिविलाइजेशन है ना वो काफ़ी लेट से पहुंचा था। मतलब अनसिविलाइज्ड या बर्बर लोग कह सकते हैं, वेस्ट के कंट्रीज के द्वारा उनको कहा जाता था अंधकार, अंध महाद्वीप जिसको कह सकते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट। तो वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी लेट से पहुँचा, लोग काफ़ी लेट से जागरूक हुए। और जब वो पहुँचे लोग वहाँ पे, जो गोरे लोग थे, अंग्रेज थे, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को क्या किया, यहाँ के लोगों को स्लैब्स बनाना शुरू कर दिया। स्लैब यानी कि दास प्रथा उस समय थी, और यहाँ के लोगों को उठा उठा करके ले जाने लगे कई जगहों पे, जो अपनी कॉलोनीज थी वहाँ पे मजदूरी कराने के लिए। मतलब काफ़ी इनह्यूमन इनके साथ बिहेव किया गया। ठीक है, आपने अगर मूवी हॉलीवुड की देखी होगी 12 इयर्स ऑफ ए स्लैव, तो आप उसमें देख पाएंगे कि किस तरीके के व्यवहार जो है स्लैब्स के साथ गोरे लोगों ने किया था। और नस्लीय भेद जो थी, क्योंकि ये ब्लैक पीपल्स थे यहाँ पे, नेग्रो एंड ऑल, और जो वो थे उनकी स्किन गोरी थी, तो एक तरीके से रंग भेद की पॉलिसी शुरू हो गई थी। और रंग भेद में वो एक तरीके से इनको ह्यूमन समझते ही नहीं थे दैट टाइम, द बार्बरिक वाइट पीपल्स, यू कैन से दिस। हालांकि यहाँ पे लोगों को सिविलाइज करने के लिए वो बोलते थे, दे वर सेइंग दैट इट्स अ वाइट मैन वर्डन थियरी, कि हम दुनिया को सभ्य बनाने का हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, गॉड गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप देखोगे अगर एक एंगल से, तो एक तरीके से वो अपने जो इनह्यूमन एक्ट्स थे, जो एक बार्बरिक एक्ट्स थे, उसको जस्टिफाई करने के लिए वो ऐसा कहते थे। दिस स्टेटमेंट व्हाइट मैन बर्डन थियरी इज गिवन बाय रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, तो हम उस डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, वी आर जस्ट एक फेमिलियर बात कर रहे थे। अफ्रीका जो है 54 कंट्रीज का एक पूरा महाद्वीप है, सॉरी अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, 54 के अराउंड देश हैं, 55 आई थिंक, आई एम नॉट श्योर बट इट्स 55 एंड 54 अफ्रीकन यूनियन में है। और अगर एक मोरक्को को निकाल दिया जाए जो कि अफ्रीकन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो इट्स 55। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपनी क्लास को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अफ्रीका चूँकि जो है काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ पे इस रीजन में, तो ये भारत की विदेश नीति के लिए क्या है कि एक काफ़ी पोटेंशियल क्षेत्र है, एक तरीके से प्रायोरिटी के लेवल पे होगा। प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता, प्राथमिकता, क्योंकि रिसोर्सेज, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और इसको इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो जो रिक्वायरमेंट है हमारी ग्रोथ की, वो पूरी करने के लिए जो हमको रिसोर्सेज चाहिए, वो एक तरीके से हम अफ्रीका से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अफ्रीका हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसने अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को और ज़्यादा गहरा करने के लिए काफ़ी समय से प्रयास करते आ रहे हैं। और अभी कोविड के टाइम पे भी इंडिया जो है नए नए पहल कर रहा है वहाँ पे अफ्रीका में, और मेडिसिन्स और उसके बाद से वैक्सीनेशंस, जैसा कि आपने सुना होगा, भेजा गया है। और इसमें जो है आप कह सकते हो कि वैक्सीन फ्रेंडशिप डिप्लोमेसी आप कह सकते हो इसको, एक तरीके से वैक्सीन फ्रेंडशिप डिप्लोमेसी। वैक्सीन फ्रेंडशिप वैक्सीन फ्रेंडशिप डिप्लोमेसी आप इसको कह सकते हैं, इंडिया अफ्रीका के साथ कर रहा है। और कोविड में से निपटने में काफ़ी हमने उनकी मदद करी। सो दिस इज़ वेरी मतलब पोटेंशियल रिलेशंस। और अगर हम कुछ और भी बातें करें, अभी हम ट्रेड नहीं देखते हैं, अभी हम कुछ और भी बातें करते हैं
जो कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जो 1955 में 1955 1955 में क्या हुआ था, बार्डुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था, बार्डुंग कॉन्फ्रेंस। तो जो बॉर्डिंग बॉर्डुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, इसमें पहली बार एशियाई और अफ्रीकी देशों को साम्राज्यवाद और जो कॉलोनियलिज्म है इस्लामाबाद, उसके साथ उससे निपटने की बात करी गई थी। तो इसके बाद जो क्या हुआ था कि नॉन अलाइन मूवमेंट्स को प्रमोट किया गया था, नॉन अलाइन मूवमेंट्स एग्जिस्टेंस में आया था। तो दैट वाज द फर्स्ट इनफैक्ट बिगिनिंग, that was the beginning of the relationship between India and Africa. So now we can proceed to the next slide, and where we will see the trade relationship between India and African Union. So according to the Confederation of the Indian Industry in 2021, India's export to and imports from the Africa is to respectively at the $27.7 billion and 28.2 billions, and this is a very good amount. India's top 5 markets today are South Africa, Nigeria, Egypt, Kenya, Togo. The countries from which India imports the most are South Africa, Nigeria, Egypt, Angola and गिनी। सो ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया के जो टॉप 5 मार्केट्स हैं, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, केन्या एंड टोगो है। और जो कंट्रीज जो इंडिया के इंपोर्ट्स करता है इंडिया, जो साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया है, इजिप्ट, अंगोला है, इन कंट्रीज़ को आप चाहो तो मैप में देखना। मैप में देखने से आपको इनकी लोकेशंस क्लियर हो जाएंगी और काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा, मतलब चूँकि ये जो काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है यहाँ पे आप अफ्रीका में, तो काफ़ी अलग अलग तरीके के कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी वहाँ पे। मतलब एक पूरा पैक है डाइवर्सिटी का, और नेचुरल डाइवर्सिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया जो टॉप 3 एक्सपोर्ट्स टू अफ्रीका है वो मिनरल्स, फ्यूल्स एंड ऑयल्स, प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड व्हीकल्स। और mineral fuels and oils, essentially crude oils and pearls, precious or semi-precious stones are the top imports, accounts for the 77% of our imports from the Africa. तो जो minerals और fuels जो oils हैं, pearls और precise और semi-precious stones, precious है मतलब कि बहुमूल्य और कुछ कम बहुमूल्य स्टोन्स जो है, क्योंकि अब जानते ही है कि अफ्रीका में सोने की सबसे बड़ी मतलब खाने हैं, हीरे की खदानें। तो इसके दृष्टिकोण से 77% जो हमारा इंपोर्ट्स है वो इसके थ्रू अकाउंट करते हैं हम इसको। अब हम बात करते हैं इंडियाज अदर एंगेजमेंट विद द अफ्रीकन नेशंस। अब देखो यहाँ पे आप, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, पीस कीपिंग मिशंस इन अफ्रीका। तो पीस कीपिंग मिशंस का मतलब होता है कि जो यूनाइटेड नेशंस के जो सेना है के थ्रू जो है हम वहाँ पे अपने शांति दूत मतलब एक भूमिका निभाते हैं ना, शांति स्थापित करने के लिए। तो वहाँ पे जैसे कि अब बहुत सारे कंट्रीज में अनरेस्ट है, जैसे आप सूडान को एग्जांपल ले लो, काफ़ी वहाँ पे डार्फूर रीजन में काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चला था, गृह युद्ध जैसी सिचुएशन बनी रही थी। रवांडा, बुरुंडी, इन सब कंट्रीज़ में भी चलती रहती है, सोमालिया में चलती रहती है, लाइबेरिया में, नाइजीरिया। तो वहाँ पे ये पीस कीपिंग मिशंस किए जाते हैं अब यूनियन के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। तो वो क्या करते हैं कि दे पीपल डू द इंडियन आर्मी भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है। हम जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि लाइबेरिया जो है कंट्री, यहाँ पे तो इंडिया की वीमेन फोर्सेस सबसे पहले जो है गई थी पीस कीपिंग मिशन के तहत। तो इंडिया का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे अफ्रीका में पीस
किपम मिशन के तहत, एंड लेंडिंग सपोर्ट टू द अफ्रीकन नेशंस इन द काउंटर टेररिज्म एंड ऑपरेशन। टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। एक जो अल शबाब नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप इसको कह सकते हो कि ये अल कायदा का एफिलेट्स है। अल शबाब ने काफ़ी मतलब तबाही मचा रखी है अफ्रीका में, ठीक है, और उसके साथ नाइजीरिया में भी है, केन्या, सोमालिया, इन सब रीजन्स में ये अल शबाब का एक काफ़ी मतलब आतंकवाद फैला हुआ है। तो इस टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भी इंडिया और इन अफ्रीकी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन जरूरी है। कंट्रीब्यूटिंग टू द अफ्रीकन institutions through training and capacity enhancing assistance. Further, India also established communication with Africa at a political level. And further, India also established communication with the Africa at political level. Political level पे भी इंडिया जो है अफ्रीका के साथ संबंध मजबूत करने में लगा हुआ है। India also provides aids for the economic development in the African continent. आर्थिक जो है विकास के लिए भी वहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, सहयोग दे रहा है। अगर हम बात करें कुछ लेटेस्ट अगर हम बात करें कुछ लेटेस्ट चैलेंजेस की जो इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप में है, तो वो देखने काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे यहाँ पे। द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन अफ्रीका। अफ्रीका में जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है वो काफ़ी एक तरीके से डिवास्टेटिव रहा। द लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा कंफर्म्स इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स हैव रिड्यूस्ड 4.4 and 25% रिस्पेक्टिवली इन 2021। मतलब जो एक्सपोर्ट है वो 4.4% और जो इंपोर्ट है वो 25% कम हो गया है एंड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। एंड थर्ड स्कैम्बल, द recent studies engagement of the external powers in Africa takeaways for India shows Africa experienced the sharpened international competition and this is the third scramble. थर्ड इन स्क्रैम्बल का मतलब है कि फर्स्ट स्क्रैम्बल कब हुआ था, सॉरी वी विल डिस्कस इट हियर। स्क्रैम्बल का मतलब होता है कि अफ्रीका को जब नौ साम्राज्यवाद शुरू हुआ था, न्यू इंपीरियलिज्म शुरू हुआ था, जब जर्मनी का उदय हो चुका था, तो उसके बाद से जो यूरोपीय कंट्रीज थे ना, उनका जो संघर्ष शुरू हुआ एक तरीके से नौ जो साम्राज्यवाद के बाद या जो देश उभरे थे इकोनॉमिक पावर के रूप में, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, तो इनकी ये भी ब्रिटेन की तरह जो है अपनी उपनिवेश बनाना चाहते। तो जो ये उपनिवेशों की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई थी वो कहाँ हुई थी, अफ्रीका में शुरू हुई थी और अफ्रीका को स्क्रैम्बल किया गया था, उसमें हम बांटा गया था और काफ़ी तेज़ी से अराउंड 30 ईयर्स में ही पूरा अफ्रीका को बांट लिया था इन लोगों ने और वो काफ़ी कम खून बहाए एक इतिहास में जो है जाना जाता है। कुछ जर्मनी के उपनिवेश बने, कुछ ब्रिटेन के, कुछ इटली के, कुछ ऑस्ट्रिया के, ऐसे उपनिवेश बनाए गए थे। तो उसको हम स्क्रैम्बल के रूप में, सेकेंड स्क्रैम्बल के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके का कंपटीशन वहाँ पे फिर से चल रहा है। जैसे चाइना एक तरीके से उभर करके सामने आ रहा है वहाँ पे एक शक्ति के रूप में और चाइना ने यहाँ पे काफ़ी आतंक मचाया हुआ है। चाइना यहाँ पे ज़मीनें लीज पर लेता है, ठीक है, लीज पर लेता है, ठीक है, वहाँ उनको एक्सप्लॉइट करता है और जो यहाँ से प्रोडक्शन होता है ना वो कहाँ जाता है, चाइना में। मतलब उसका फ़ायदा चाइना को हो रहा है और यहाँ के लोगों को बस थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। तो ये इस तरीके से एक नौ उपनिवेशवाद वहाँ पे दिखाई दे रहा है चाइना में उभरता हुआ, ठीक है। दिस इज़ नॉट इन द फेवर विद द अफ्रीकन पीपल कि वहाँ के ही रिसोर्सेज को चाइना अपने वहाँ ले जा रहा है। तो इसमें इंडिया का जो है रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री और इंडिया पे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है अफ्रीकन कंट्रीज़ के द्वारा। सो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। A dozen of nations from the America, Europe, Asia have come forward to assist Africa in resolving the continent's political and social challenges. जो यहाँ के पॉलिटिकल और सोशल चैलेंजेस हैं उसके दूर करने के लिए आप देखोगे कि बहुत सारे NGOs, अमेरिका के लोग इंडिविजुअली वहाँ पे बहुत सारे सोशल वर्कर्स काम करते हैं जो यहाँ के लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं। Oh, this is really a very good steps. In return, they got benefit from the Africa's market.
मार्केट्स, मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड ओसेनिक रिसोर्सेज। और उसके बदले में इन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो मार्केट्स हैं, जो वहाँ के खनिज हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो ओसेनिक रिसोर्सेज हैं, उनका लाभ उठाया। एंड देयर बाय द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड देयर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। और उसके साथ ही इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को वहाँ पर बढ़ा सके। एंड इट क्रिएटेड कंपटीशन एंड contestation involving traditional and new players, especially the United States and the European Union and China and Japan. So we can see here ये किस प्रकार से जो है अभी थर्ड स्क्रैम्बल वहाँ पे शुरू हो चुका है, एक तरीके से कह सकते हो आप बंटवारा अफ्रीका का। तो दिस इज रियली अ वेरी सीवियर सिचुएशन फॉर द कंट्रीज लाइक पुअर कंट्रीज लाइक अफ्रीकाज। तो वहाँ पे इंडिया का रोल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। द इंक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ चाइना, जैसा हमने बात किया अभी कि चाइना हैज सक्सेसफुली यूज्ड द पैंडेमिक टू एक्सपेंड इट्स फुटप्रिंट बाय इंक्रीजिंग द आउटफ्लो ऑफ इट्स वैक्सीन्स। मतलब ये वैक्सीन्स दे करके वहाँ के जो सिचुएशन बना था उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश में लगा हुआ है चाइना। अनफॉर्चुनेटली इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी फेस चैलेंजेस लाइक कोविड-19 सेकेंड वेव। जो अभी इंडिया कोशिश करता भी तो कैसे करता है, जैसे कि इंडिया में तो वो सेकेंड वेव आ गई थी, काफ़ी डिजास्टर्स सेकेंड वेव रही, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। सो इससे क्या हुआ कि इंडिया थोड़ा सा पिछड़ गया इस मामले में। शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन्स, रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द यूएस, ठीक है, इंडिया को लेना पड़ा था यूएस से। काफ़ी विकट परिस्थिति बन गई थी। आपने भी देखा होगा कि गंगा में सुना होगा लाश से तैर रही थी एंड ऑल दिस थिंग्स, जलाने के लिए भी जगह नहीं थी। वो बहुत ही भयानक सिचुएशन थी। अफ्रीका में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उस पर भी हम बात कर सकते हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन इन एशिया and the imperative to consolidate the position in the Indo-Pacific region have compelled India to deviate from the India-Africa relationship। तो एशिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, जो इंडो पैसिफिक रीजन जो है ना, एक तरीके से सेंटर ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स बनता जा रहा है, साउथ चाइना सी। तो इसमें इंडिया जो है पूरी तरीके से अपना ध्यान इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, ठीक है। इंस्टीड इंडिया कंसंट्रेटेड इट्स टाइज विद द यूनाइटेड किंगडम्स, यू एंड क्वाड पावर्स जो इंडो पैसिफिक रीजन में, तो पर्टिकुलरली विद द यूएस, इनके साथ क्लोजली जा रहा है इंडिया। तो अफ्रीका के साथ जो है वो थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भी एक तरह चुनौती है। पेंडिंग सबमिट्स, बहुत सारे सबमिट जो है पेंडिंग्स रह जाती हैं। थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम सबमिट जो है 2015 में हुआ था, और वो फोर्थ पेंडिंग जो है पिछले साल से पेंडिंग है, और उसको वर्चुअल फॉर्मेट में भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। तो ये कुछ जो है चैलेंजेज हैं, चुनौतियां हैं। अब हम आगे की बात करें अगर कि आगे क्या हो सकता है, तो मोर इंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। फॉर म्यूचुअल बेनिफिट अफ्रीका एंड इंडिया शुड रिमेन ऑप्टिमली एंगेज्ड। फॉर इंस्टेंस कंडक्टिंग द फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, एलोकेटिंग फ्रेश फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर ग्रांट्स एंड कंसेशनल लोन्स टू द अफ्रीका। ठीक है, फोर्थ इंडिया अफ्रीका की जो समिट है उसको कंडक्ट किया जाए, जो कि पेंडिंग में है। और अफ्रीका को जो है अभी ताज़ा कुछ जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज ग्रांट्स दिए जाएं, ये हो सकता है कुछ चीज़ें। एंड द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक रिलेशन डिमांड्स द हायर प्रायोरिटी। इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं वो हायर प्रायोरिटी डिमांड्स करते हैं, और भारत जो है इंडिया नीड्स टू इम्पार्ट 21st सेंचुरी कॉम्प्लेक्शंस the third in scramble and the global competition। इंडिया जो है, जो ये चल रहा है ना ग्लोबल थर्ड स्क्रैम्बल और ग्लोबल कंपटीशन, ठीक है, इसको इंडिया को जो है इसको समझना चाहिए, और इसमें इंडिया को काफ़ी इंटेंशनली साथ देना चाहिए अफ्रीकन कंट्रीज़ का, क्योंकि वो इंडिया और अफ्रीका जो है उपनिवेश रह चुके हैं, तो वो एक दूसरे का दर्द वही समझ सकते हैं। टैकलिंग चाइना इन अफ्रीका and increased cooperation between India and its international ally is key to tackle China। ठीक है, both in Asia elsewhere, for instance the recent India-EU summit has identified Africa as a region where a partnership based approach will be followed,
एंड दिस विल लिमिट चाइनीज प्लान्स इन अफ्रीका। अब चाइना क्या करता है वहाँ पे कि जो भी उसके स्ट्रेटजी है ना उसमें चाइना डोमिनेट करता है, पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे है कि चाइना इन्वेस्ट करता है तो उनको फायदा देने की कोशिश करता है, खुद फायदे लेता है। तो इंडिया को जो है पार्टनरशिप वाला अप्रोच के साथ वहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, अगर चाइना की चुनौती की बात करें तो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो सोशल कैपिटल होने के बावजूद वहाँ पे इंडिया में सोशल जो कैपिटल तो है हमारे पास, लेकिन जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं उसके मामले में हम चीन से पीछे हैं। अफ्रीका के क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र में जो है चीन द्वारा जो निवेश किया जा रहा है उसके मामले मुकाबले भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा आगे है। अफ्रीका में लगभग 10,000 से अधिक चीनी कंपनियां काम कर रही हैं। कैन यू इमेजिन, मोर देन 10,000 चाइनीज कंपनीज आर वर्किंग इन अफ्रीका, और बहुत बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसी तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी चीन ने वहाँ जो है अफ्रीकी जो देश है उनके विकास के लिए एक मॉडल पेश कर रहा है, डेवलपमेंट मॉडल दे रहा है उनको। तो ये चीज़ जो है अब इंडिया और जो है इंडिया और अफ्रीका के रिलेशनशिप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वो जो वैश्विक प्रतिद्वंदिता की बात हमने करी थी, तो उससे भी इंडिया को कम से कम बचना तो चाहिए वहाँ पे। हालांकि इंडिया के पास कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि भारत की जो पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है, ऐतिहासिक रूप से अगर भारतीय व्यापारी जो है भारत के जो व्यापारी थे वो पूर्वी अफ्रीका के जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे हमेशा यात्रा करते रहते थे, और ऐसे में जो बंदरगाहों पर जो स्थानीय निवासियों जो थे वहाँ पे उनके साथ संबंध स्थापित करते थे। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय पारिवारिक जो है एक तरीके से व्यवसाय या बिजनेस वहाँ पर बन गया, जो कि जिसमें से बहुत कुछ तो आज भी मौजूद है। यानी कि एक पारिवारिक व्यापार व्यवसाय या पारिवारिक व्यवसाय कहने का मतलब है फैमिली बिजनेस। और ये एक प्रभावशाली जो है इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे है। तो इंडियन डायस्पोरा की जो उपस्थिति है वहाँ पे वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है भारत और अफ्रीका के बीच में संबंधों को मजबूत करने के लिए, इंडियन डायस्पोरा। और इसी तरीके से जो है ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है हमारे अफ्रीका में, तो वो जो सोशल कैपिटल के कारण अफ्रीकी देशों द्वारा चीन के मुकाबले भारत को अधिक महत्व दिया जाता है। जो इंडिया की जो क्या आप बोल सकते हो उसको, इंडिया की जो पब्लिक डिप्लोमेसी है उसका फ़ायदा इंडिया को काफ़ी मिलने वाला है वहाँ पे, क्योंकि इन जो वहाँ के लोग हैं, जो अफ्रीका के लोग हैं, एक तरीके से बहुत पहले से ही औपनिवेशिक त्रासदी को झेलते हुए आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो नहीं चाहेंगे कि अफ्रीका जो है एक बार फिर से जो है किसी ग्लोबल पावर के प्रभाव क्षेत्र में इस तरीके से जकड़ जाए कि वो एक तरीके से कॉलोनी बन के रह जाए वहाँ के। तो इसलिए जो है इंडिया की तरफ लोगों का जो सॉफ्ट पावर की अगर हम बात करें, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के तहत, तो वहाँ के लोगों का इंडिया की तरफ झुकाव ज़्यादा होगा, न कि चाइना के प्रति। तो इसका फ़ायदा भी इंडिया सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के माध्यम से उठा सकता है। और जो औपनिवेशिक टाइम से ही दोनों के इंटरेस्ट बहुत काफ़ी समान रहे हैं। तो अब चाइना की जो निवेश है ना, अभी वहाँ पे जो चाइना का निवेश है वो एक तरीके से न्यू कॉलोनियलिज्म के नेचर को दिखाता है। और जो भारत का जो एम है वो है वहाँ की जो लोकल कैपेसिटी है ना उसको डेवलप करना, उसको बनाना है। यानी कि उनके साथ इक्वल पार्टनरशिप के ज़रिए उनको एक तरीके से ग्रोथ के क्या बोलते हैं उसको, प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है। और न केवल अफ्रीका के जो एरिस्टोक्रेट्स हैं उनके साथ ही आगे बढ़ना है, बल्कि वहाँ के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको भी लेकर के साथ में आगे बढ़ना है। तो ये एक तरीके से काफ़ी बढ़िया स्टेप हो सकता है इंडिया के लिए। ठीक है,
और इंडिया को इससे क्या होगा कि इससे इंडिया के साथ साथ उसको भी सॉरी अफ्रीका को भी बेनिफिट होगा। और जो एक एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर चुके, पहले बात कर चुके हैं। तो ग्रोथ कॉरिडोर के माध्यम से अफ्रीका के विकास के लिए भी साझेदारी बनाने में भारत और जापान दोनों का साझा हित निहित है, मतलब दोनों के कॉमन इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। और इस मामले में अगर बात करें तो भारत अफ्रीका को वैश्विक राजनीति में रणनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए अपनी वैश्विक स्थिति का जो लाभ उठा सकता है ना, वो काफ़ी अच्छा होगा अफ्रीका के लिए भी और इंडिया के लिए। और जिस तरीके से भारत और अफ्रीका एक साथ उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, तो इन दोनों में जो है एक तरीके से न्याय संगत कह सकते हैं आप लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था के लिए, और दोनों एक साथ सहयोग कर सकते हैं। और इसमें जो है भारत की अफ्रीका और भारत में रहने वाली जो जनसंख्या है उसको भी शामिल किया जा सकता है। तो ये कुछ जो है चीज़ें हमने अफ्रीका के बारे में देखी। और अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि चाइना जो है एक तरीके से शोषक वाली नीति अपना रहा है, और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया एक तरीके से उनको एक पार्टनर बना करके ग्रोथ को उनके प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमने अभी एक पार्ट 1 देखा है अफ्रीका और इंडिया के रिलेशनशिप में। अभी हम पार्ट 2 में देखेंगे कुछ और भी पार्टिकुलर चीज़ें, इंडियन डायस्पोरा और अफ्रीका जो है ये फोरम, अफ्रीका इंडिया अफ्रीका डेवलपमेंट फोरम पे बात करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में फिर अफ्रीका और भारत के रिलेशनशिप पर ही फोकस करेंगे। इसमें हम कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशनशिप देखेंगे, लाइक साउथ अफ्रीका, और देखेंगे कि उसमें इंडिया और अफ्रीका के बीच जो कंट्रीज़ हैं उनके फ्यूचर में क्या रिलेशनशिप के स्कोप्स हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूँगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।